अब जरा आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या नई धमकी दे दी। नजर डालिए। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को अल्टीमेटम है साधा। कहा कि 48 घंटे में यानी 2 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोल दिया गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर देगा और इसकी शुरुआत उसके सबसे बड़े प्लांट से होगी। हम तबाही मचा देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। ईरान के पास 100 से ज्यादा पावर प्लांट्स बताए जाते हैं। राजधानी तेहरान के पास दमाबंद ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट मौजूद है। 22,000 करोड़ रुपए से बने इस प्लांट में तेहरान में बत्तियां जलती हैं। तो क्या ट्रंप का अगला टारगेट ईरान का दमाबंद पावर प्लांट ही है? और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान से ऊर्जा छीन लेने की धमकी दे चुके हैं, बार बार दे चुके हैं। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि 1 घंटे में ईरान की इलेक्ट्रिक पावर खत्म कर सकते हैं, जिसे दोबारा खड़ा करने में ईरान को 25 साल लग जाएंगे। मुस्तफा खामनेई, उन्होंने क्या कहा? हमें लगा था कि आप ईरान के लोगों को आजादी दिलाने आए हैं, लेकिन अब तो आप होर्मुज को आजाद कराने में जुट गए हैं। अगर अमेरिका ने हमारे पावर ग्रिड्स पर अटैक किया तो इसका खामियाजा पूरे खाड़ी देशों को भुगतना होगा। हमारे हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा छा जाएगा। अमेरिका की मदद कर रहे देशों के पानी को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी आईटी कंपनियों पर भी हम सीधा अटैक कर देंगे। जहां तक होर्मुज की बात है तो वो सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। बाकी विदेशी जहाज हमसे इजाजत लेकर होर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हम शांत नहीं रहेंगे। रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनको सुनते हैं। जीडी बख्शी, सुनिए। प्रॉब्लम यह है कि आप लड़ने का शौक फरमाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद 7-8 कंट्री पे हमला कर चुके हैं। ठीक है साहब, वेनेजुएला को एक दिन में खत्म कर दिया तो शेर 7वें आसमान पे पहुंच गया, ईरान पे चढ़ गए। सोचा था 2 या 3 दिन में खत्म होगा, 21वां दिन चल रहा है साहब, 22वां दिन। ठीक है, और खत्म होने का नाम क्या, और इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस टॉक की बात करते हैं वो हमला करते हैं। अब वो जो मरीन जो अपने हैं 2,500 मरीन जापान से ले आए हैं, 2,500 मरीन अमेरिका से भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं डरते ग्राउंड वॉर से। तो आपने ग्राउंड वॉर लड़ी थी इराक, 8 साल पिट के वापस आ गए। आपने वियतनाम में लड़ी थी, 14 साल पिट के वापस आ गए। अफगानिस्तान में लड़े से 20 साल पिट के वापस आ गए। अब फिर शौक फरमा रहे हैं, तो अब फिर क्या किया जा सकता है साहब? ईरान ने यह कहा था कि खाड़ी के जो देश हैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसने उन्हीं देशों के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़े बहुत नहीं भयंकर हमले शुरू कर दिए। उनके ऑयल के ठिकाने के ऊपर, कतर हो या सऊदी अरबिया या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके ऑयल ठिकानों पर, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि अब ये कंट्रीज जो पहले इस्लामिक ऑपरेशन के नाम में ईरान के साथ थी, अब उनसे एलिनिएट हो गई, अब उनसे अलग हो गई। अब अगर ईरान से ये कंट्रीज अलग हो जाती हैं और अमेरिका पावर प्लांट के ऊपर हमला करता है ईरान के जैसा, उसने उसको बताया है कि 48 घंटे के अंदर होर्मुज को लो वरना हम ऐसा कर देंगे, तो ईरान के पास अब एक ही चारा रह जाएगा, और वो है अपनी वो सो कॉल्ड डिएगो गार्सिया तक जाने वाली 4,000 किलोमीटर वाली मिसाइलों से अमेरिका के उन डिस्ट्रॉयर और यूएसएस त्रिपोली के ऊपर हमला करना जो पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने आएंगे। तो जीडी बख्शी और टीपी त्यागी हमारे भारत के रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे थे, आपने सुन लिया। देखिए, जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा किया है। क्या ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का एक और विमान गिरा दिया है। बड़ी खबर है ये। एआई वाली वैसे तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही अटैक हुआ होगा। बड़ा दावा कि उसने अमेरिका का एक और विमान मार गिराया। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। अब देखिए जरा, ये है अमेरिका का F-15 फाइटर जेट, जो अमेरिका का एक घातक विमान माना जाता है। उसको गुरूर भी इस पर रहता है। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट, ये जो तस्वीर है आप देखिए जरा, हुंकार भर रहा है। अब हमें तस्वीर बनाने का मकसद यह था कि ट्रंप के इसी खतरनाक विमान को ईरान ने मार गिराने का दावा कर दिया है।
अब अमेरिका के कई जेट्स इस जंग के में गिरे हैं अब तक, इससे पहले भी नुकसान काफी हो चुका है अमेरिका को। अब जाहिर है ईरान ने विमान गिराया तो ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने जिस हॉर्मुज को लेकर ईरान को 18 घंटे की धमकी दी है, अब उसी हॉर्मुज के पास ईरान ने अमेरिकी विमान को मार गिराया है। हालांकि 18 घंटे वाली धमकी अब बढ़ाकर उन्होंने 24 घंटे कर दी है। ईरान ने अमेरिका के F-15 विमान को गिराने का दावा किया। ईरान ने कहा कि दुश्मन का विमान हमारी सीमा पर घुसपैठ कर रहा था, तभी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हमने इंटरसेप्टर से उसे ढेर कर दिया, मार गिराया। मिसाइल जैसे हथियार से F-15 को गिराने का वीडियो भी जारी किया है। खबर है कि ईरान से जंग में अमेरिका को 10 से ज्यादा विमानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप कैसे नहीं भड़केंगे। ईरान ने उसके F-16, F-35 को भी गिराने का दावा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को F-15 लड़ाकू विमानों से हुआ है। जंग की शुरुआत में ही कुवैत में 3 F-15 फाइटर प्लेन गिरे थे। F-15 दुनिया के सबसे खतरनाक एडवांस लड़ाकू विमानों में शुमार है, गिना जाता है। एक F-15 फाइटर जेट की कीमत करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। अमेरिका के सबसे तेज फाइटर जेट्स की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 13,000 किलो का हथियार और गोला बारूद अपने साथ ले जाने में सक्षम है। F-15 ने अमेरिका को 100 से ज्यादा हवाई मिशन में जीत दिलाई है और इसलिए अमेरिका दूसरे देशों के अपने सैन्य अड्डे में F-15 तैनात करता है। मिडिल ईस्ट में F-15 को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। तो क्या ईरान अब ट्रंप की ताकत पर सबसे घातक या बड़ा हमला कर रहा है लगातार? ईरान कैसे अमेरिका इजराइल के साथ ही एक्सपर्ट्स को भी चौंका रहा है, जरा सुनवा देते हैं, सुनिए। स्टेल्थ तकनीक से विमान अदृश्य या पता न लगने योग्य नहीं हो जाते। पिछले 10-15 सालों में ईरान ने काफी हवाई रक्षा प्रणालियां विकसित की हैं। जॉर्डन के एयर डिफेंस और दूसरे देशों के एयर डिफेंस के चलते ईरानी ड्रोन इजराइल में भले कम तबाही मचा पाते हैं, लेकिन ईरान ने अपनी जमीन और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को चौंका दिया है। अमेरिकी सेना की रडार के प्रति लापरवाही का फायदा उठाकर उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। मतलब देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, इजराइल जो है भले अटैक करे, अमेरिका भले अटैक करे और दावे अपनी जीत के करे, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और वो जोरदार जवाबी पलटवार कर रहा है, इसको मानना पड़ेगा। ईरान के गुप्त हथियार इजराइल अमेरिका को निशाना बना रहे, लेकिन इजराइल ढूंढ ढूंढ कर उसके सैन्य ठिकानों और कमांडर्स को भी मार रहा है। ये तस्वीरें IRGC के अर्धसैनिक बल बासिस फोर्स के लड़ाकों पर हमले की हैं, देखिए। जंग भर की तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, ऐसा दावा करती जो रिपोर्ट्स सामने आई वो बेहद चौंकाती हैं, क्योंकि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान जहाजों को निशाना बना रहा है, उसी लाल सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाले हॉर्मुज में समुद्र में नीचे फाइबर ऑप्टिक केबलों का घना जाल बिछा हुआ है। इससे दुनिया के बड़े हिस्से का इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है और इसको लेकर कैपेसिटी ग्लोबल की एक रिपोर्ट बताती है अकेले लाल सागर से करीब 17 सबमरीन केबल्स निकलती हैं। इनके जरिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका का इंटरनेट कनेक्ट होता है। हॉर्मुज में दुनिया की प्रमुख कंपनियों के केबल सिस्टम मौजूद हैं। इनमें फाल्कन, गल्फ रीच, इंटरनेशनल, टाटा, TGN वगैरह शामिल हैं। दावा है कि इन केबलों से दुनिया के प्रमुख देशों को इंटरनेट सप्लाई होती है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने खाड़ी देशों में जो डेटा तैयार किए, वहां भी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हॉर्मुज में बिछी केबलों से ही होती है। हॉर्मुज के सबसे संकरे पॉइंट पर समुद्र की गहराई 200 फीट है और वहां मौजूद इंटरनेट केबलों को निशाना बनाना बेहद आसान है। अगर ऐसा हुआ तो केबलों को ठीक करने के लिए खास जहाज चाहिए होगी, लेकिन अभी तो जहाजों का उस इलाके से गुजरना ही बेहद खतरनाक है। ऐसे में केबल कटी तो जल्द ठीक नहीं होगी और व्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट स्लो या फिर बंद भी हो सकता है। इसका असर फोन, लैपटॉप, वाईफाई के इंटरनेट कनेक्टिविटी पर सीधा पड़ेगा। यह होगा इंपैक्ट। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से NDTV की संवाददाता तेजश्री की एक खास रिपोर्ट देखिए जरा। पीछे मेरे आप जो समंदर देख रहे हैं, ये कोई आम समंदर नहीं है। ये रसल खैमा का अलजीर है, जो UAE के सबसे उत्तरीय भाग में आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद नज़दीक है और NDTV इंडिया की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो यहाँ तक पहुँची है ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि फ़िलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं। आपको कुछ जहाज़ और शिप्स नज़र आएंगे। यह इलाका खुद ज़्यादा तेल पैदा नहीं करता, लेकिन
की असली अहमियत इसकी लोकेशन है। इस वजह से रसल खैमा का यह तट एक तरह से ग्लोबल शिपिंग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। इस पूरे इलाके को संवेदनशील बनाता है। ईरान भी यहाँ से बेहद नज़दीक है यदि हम समुद्री रास्ते से जाएं तो, और सामने समुद्र के उस पार ईरान है, बीच में कोई ज़मीन नहीं है। यही कारण है कि ट्रेड, ऑयल सप्लाई और मिलिट्री गतिविधियां एक साथ यहाँ पर चलती है। यानी कि यहाँ पर यदि किसी तरह का कोई अटैक होता है, किसी तरह की कोई गतिविधि होती है, तो ये पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर जरूर डालेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, देखिए पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है और इस बैठक में गैस ऊर्जा की समीक्षा की गई। मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह बनाया जाएगा। निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी विभाग मिलकर काम करें। आपसी सामंजस्य, राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर चर्चा हुई। सामानों के लिए नए बाजार विकसित होंगे। आयात स्रोत बढ़ाने पर चर्चा की गई। कालाबाजारी रोकने पर फोकस किया गया है। उर्वरक के वैकल्पिक स्रोत बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक आप देख पा रहे हैं, ये मीटिंग की तस्वीरें। कालाबाजारी जो गैस वगैरह को लेकर एलपीजी, उस पर भी नकेल कसने की पूरी तरह से सख्ती और दिशा निर्देश। चलिए सीधा आप सभी लिए चलते हैं। अपने सहयोगी हिमांशु शेखर हमें नजर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। हिमांशु, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या इस मीटिंग का लब्बो लुबाब रहा, क्या क्या मुख्य बड़ी बातें रही हैं? मेरा तो हिमांशु, आप हमें सुन पा रहे हैं? हिमांशु, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप सभी को फिर से हम बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बैठक की है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पीएम ने अध्यक्षता की है, इसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं देश के जितने भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, चूंकि खुद पीएम इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वहां पर सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी है। अब बैठक में गैस या जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर चर्चा हुई है। एक बार फिर से हम आप सभी को लिए चलते हैं हिमांशु शेखर के पास। अगर हिमांशु आप हमें सुन पा रहे हो, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, तो अभी जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, इसकी बड़ी बड़ी बातें मुख्य क्या रही हैं और क्या भारत के लिहाज से खास उसमें दिशा निर्देश जारी किया गया? हिमांशु, चलिए हिमांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, यह इंपॉर्टेंट बैठक में गैस, तेल, ऊर्जा की समीक्षा।